नमस्ते साथियों। शिक्षक कर्मचारी जानकारी पंजिका के प्रमुख खंड आप देख रहे हैं और इन्हीं खंडों कालमों के बारे में आज के इस वीडियो में इस कालखंड में हम जानेंगे। साथियों, यह पंजिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि एक संस्था या विद्यालय के अन्य अभिलेख महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, इस रजिस्टर को मैंने तैयार किया है और यहाँ पर मैंने उन सारे खंडों या कालमों को सम्मिलित किया है जो अनिवार्य आवश्यक होते हैं। कई बार हमको कर्मचारियों या शिक्षकों से संबंधित जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करनी होती है और यदि हमारे पास में यह रजिस्टर पूर्व में ही तैयार है तो फिर हम त्वरित रूप से जो जानकारी है उसको तैयार करके प्रेषित कर सकते हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि कोई शिक्षक या कर्मचारी अवकाश पर है या अन्यत्र कार्य में संलग्न है और फिर जानकारी हम तैयार नहीं कर पाते और हम तत्काल जो है जानकारी प्रेषित नहीं कर पाते। इसलिए साथियों, जब भी समय मिले तो इस पंजिका को अवश्य तैयार कर लें। और जैसा कि मैंने आपको अभिलेखों के संदर्भ में बताया है कि जब भी हम कोई नया रजिस्टर या पंजिका तैयार करें तो उसका पृष्ठांकन कर ले और पृष्ठांकन करने के पश्चात उसका प्रमाणीकरण जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसके पश्चात जो भी जानकारी है उसका लेखन करें। साथियों, इस पंजिका में जो खंड कालम मैंने खींचे हैं उन्हीं खंडों और कालमों को मैंने अपनी पर्सनल डायरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरी पर्सनल डायरी है, इस पर्सनल डायरी में मैंने खींच कर रख लिया है। ठीक है, और ये डायरी मेरे पास हमेशा रहती है और यह जो पंजिका है यह विद्यालय में रहती है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं एक एक खंड एक एक कालम के बारे में। सामान्य तौर से हम ऊपर यहाँ पर सामान्य जानकारी लिख लें, विद्यालय संस्था का नाम, संकुल केंद्र का नाम, विकास खंड जिला का नाम, इस प्रकार लिख लें और सत्र लिख लें यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहला खंड हमेशा जैसा कि प्रत्येक रजिस्टर में होता है क्रम संख्या का, तो ये क्रम संख्या है ना। इसके पश्चात तो दूसरा खंड है यहाँ पर शिक्षक कर्मचारी का नाम। ठीक है, यहाँ पर जो सही नाम है वो पूरा नाम यहाँ अंकित कर ले, मतलब हम शॉर्ट नेम ना लिखे, पूरा नाम लिखें यहाँ पर। ठीक है, इसके पश्चात शिक्षक या कर्मचारी के माता और पिता दोनों का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर शिक्षक कर्मचारी जो है यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी का नाम, यदि महिला है तो उसके पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात जाति, जो उनकी जाति है और उसका वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ST SC OBC जनरल जो भी है। इसके पश्चात यहाँ पर उपजाति अर्थात सरनेम, फिर यहाँ पर आ जाएगा जन्म तिथि, यानी उस कर्मचारी की जन्म तिथि क्या है वो। आगे हम लिखेंगे यूनिक ID अर्थात कर्मचारी का यूनिक ID क्या है, फिर उनका आधार संख्या या आधार नंबर, फिर समग्र ID। ठीक है, समग्र ID संख्या, फिर परिवार की ID, ये दोनों लिख लें क्योंकि ये समग्र ID में यदि हमको एक ID पता है, यदि कर्मचारी की ID पता है या परिवार की ID पता है तो उसके माध्यम से उनके परिवार के समस्त लोगों की हम ID पता कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल के माध्यम से। और फिर आगे देखिएगा यहाँ पर वोटर ID, यहाँ पर वोटर ID संख्या लिख दें और फिर भाग संख्या अर्थात वोटर ID में उनकी वोटर ID की जो भाग संख्या वो क्या है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी कई बार हमको मांगी जाती है, तो यह भी यहाँ अंकित कर ले। तो इस प्रकार ये ऊपर के खंड में ये कालम हो गए साथियों। अब देखिएगा यहाँ केवल 13 कालम खंड बनाए हैं, हालांकि बहुत सारे खंड हैं, करीब 40-41 खंड मैंने बनाए हैं। प्रत्येक खंड के बारे में जानते हैं। तो उसी के नीचे देखिएगा यहाँ पर आगे से हमने खंड प्रारंभ किए हैं। अब साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ केवल 2 खंड बने रखे हैं। तो देखिएगा, खासकर प्राथमिक शाला की हम बात करें तो केवल 2 ही शिक्षक अधिकतम होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 2 ही खंड रखा है। यदि आपके विद्यालय में जितने भी कर्मचारी है या संभावना ये है कि ज़्यादा कर्मचारी हो सकते हैं तो 5, 6, 10 जितने भी खंड आप चाहे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं 14वें खंड पर। तो प्रथम नियुक्ति दिनांक व आदेश क्रमांक, यहाँ पर प्रथम नियुक्ति दिनांक, आदेश क्रमांक लिख लें। फिर प्रथम नियुक्ति का पद, यानी उस समय कौन सा पद था वो लिख लें। फिर क्रमोन्नति के दिनांक व आदेश क्रमांक, यहाँ पर क्रमोन्नति के दिनांक और आदेश क्रमांक लिखेंगे। फिर पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति के दिनांक और आदेश क्रमांक यहाँ लिखेंगे। आगे वर्तमान साला में आने की तिथि, यानी जिस साला में या संस्था में कर्मचारी आया है, शिक्षक आया है तो किस तिथि को आया है, यानी स्थानांतरण की जो तिथि है उसको यहाँ पर अंकित करेंगे। फिर वर्तमान का पद, देखिएगा ये प्रारंभिक पद हो गया यहाँ पर प्रथम नियुक्ति का पद, और वर्तमान में जो भी पद है मालूम उस पद को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आगे है यदि पति या पत्नी शासकीय सेवा में है तो उसका विवरण। ठीक है, आगे आ जाएगा संतान की जानकारी, बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कितने बच्चे हैं, यानी लड़के और लड़कियां। आगे देखिएगा यहाँ पर सैलरी, बैंक अकाउंट संख्या व बैंक का नाम,
यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखना है जिसमें कर्मचारी या शिक्षक की सैलरी आ रही है, वेतन आ रही है, ठीक है, और उस बैंक का नाम। साथ ही यहाँ अगला खंड जो है 24वां IFSC कोड यहाँ पर लिख लें, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे तो पैन कार्ड संख्या, यहाँ पर कर्मचारी का जो पैन कार्ड होगा उसकी संख्या अवश्य लिख लें। फिर आगे प्रांत संख्या, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, ये यहाँ पर अंकित कर लें। इसके पश्चात यहाँ देखिएगा पुरस्कार आदि मिला हो तो उसका विवरण। यदि कर्मचारी या शिक्षक ने अच्छा कार्य किया है तो हो सकता है उसको जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार मिला हो या राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण अवश्य लिख लें, ठीक है। आगे हम चलें साथियों, यहाँ हो गए तुम्हारे 27 खंड और आगे हम देखते हैं 28वां खंड। तो देखिएगा फिर शैक्षणिक योग्यता, कर्मचारी या शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता के लिए मैंने यहाँ पर 4 खंड बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हायर सेकेंडरी विषय और वर्ष। तो हायर सेकेंडरी जो है उसने किस विषय से किया है, किस वर्ष में पास किया है, उसका परसेंटेज क्या है, यहाँ पर हम अंकित कर सकते हैं। फिर स्नातक के विषय, वर्ष, ठीक है, और परसेंटेज, जो भी अनिवार्य जो जानकारी उसको यहाँ हम अंकित कर लें। फिर स्नातकोत्तर के विषय और वर्ष, ठीक है, और परसेंटेज, और अन्य यदि कोई विषय है मान लो या अन्य जो डिग्री किया है तो उसका विवरण हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके पश्चात व्यावसायिक योग्यता के अंतर्गत D.Ed, B.Ed जो भी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, उसका विवरण, यानी वही विषय, वर्ष और उत्तीर्ण करने का वर्ष। इसके पश्चात आता है अगला 33वां खंड, अध्यापन के विषय, अर्थात जो शिक्षक है वो कौन कौन से विषयों का अध्यापन करता है। प्राथमिक शाला में तो सभी विषय आता है, माध्यमिक और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में यहाँ पर जो भी विषय शिक्षक पढ़ा रहे तो अध्यापन के विषय अंकित कर लें। इसके पश्चात देखिएगा आगे, यदि अध्यापक संवर्ग है तो देखिएगा शिक्षकों में अध्यापक संवर्ग में भी हैं, है ना, कुछ जो नियमित शिक्षक है मान लो तो उनके लिए जानकारी है, और यदि अध्यापक संवर्ग है तो फिर उसके लिए यहाँ जानकारी यहाँ हमको लिखनी होगी कि अध्यापक संवर्ग में संविलियन विवरण, यानी सम्मिलन कब हुआ, किस दिनांक को हुआ, उसका आदेश क्रमांक दिनांक यहाँ पर अंकित कर लें। फिर शिक्षा विभाग में सम्मिलन, शिक्षा विभाग में कब सम्मिलन हुआ उसका पूरा विवरण यहाँ पर आ जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं तो संपर्क के अंतर्गत मोबाइल संख्या, और मोबाइल संख्या में नियमित और अतिरिक्त। तो देखिएगा जो शिक्षक का या कर्मचारी का मोबाइल नंबर है जो हमेशा चलता है उस नंबर को यहाँ पर अंकित कर लें, और अतिरिक्त घर का कोई मोबाइल नंबर है तो उसको यहाँ अंकित कर ले। कई बार ये होता है कि वो नंबर बंद है और अनिवार्यतः हमको संपर्क करना है तो कम से कम हम उस मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकें। आगे देखिएगा यहाँ पर ईमेल आईडी, वर्तमान में ईमेल आईडी बहुत ही अनिवार्य आवश्यक होती है। प्रत्येक शिक्षक को, कर्मचारी को अपनी ईमेल आईडी बना लेना चाहिए, तो वह ईमेल आईडी यहाँ पर अंकित अवश्य कर लें, ठीक है। आगे हम देखेंगे साथियों तो यहाँ पर 39वां जो खंड है, वर्तमान का पता, अर्थात कर्मचारी या शिक्षक कहाँ पर वर्तमान में रह रहा है उसका पता। और फिर आगे है स्थायी पता, यानी शिक्षक या कर्मचारी जहाँ भी रहते, जहाँ का भी रहने वाला है उसका मूल निवास जहाँ का भी है उसका पूरा पता यहाँ पर आ जाएगा। अब साथियों मैंने यहाँ कुल 40 खंडों के बारे में बताया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये अतिरिक्त जानकारी यदि कोई आवश्यक हो, यदि कुछ जानकारी हम भूल जाते हैं और उस जानकारी को अंकित करना आवश्यक है तो यहाँ हम खंड खींच करके उसको भी अंकित कर सकते हैं, ठीक है। और हम आगे देखेंगे यहाँ पर तो शिक्षक के हस्ताक्षर। साथियों ये हस्ताक्षर बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जो भी जानकारी हम तैयार करेंगे इस पंजिका में शिक्षक से पूछकर ही करेंगे, या हम चाहें तो शिक्षक को कह सकते हैं कि वो अपनी ही हैंडराइटिंग में अपनी स्वयं की जानकारी पूरी यहाँ पर अंकित कर दे। और जब अंकित कर देगा शिक्षक, इसके पश्चात यहाँ पर हम हस्ताक्षर करवा लेंगे, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि जो भी जानकारी शिक्षक ने दी है उन्होंने स्वयं ने दी है। कई बार ये भी होता है कि प्रधान पाठक या संस्था प्रधान ने जानकारी जो प्रेषित की है उसमें यदि जानकारी कुछ गलत हो गई मान लो, तो कर्मचारी कह सकता है या बोल सकता है कि भाई मेरी ये अमुक जानकारी गलत है, आपने गलत जानकारी दे दी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस रजिस्टर में जो जानकारी अंकित है उसी जानकारी को हमने लिख करके प्रेषित किया है, इसलिए यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेना भी आवश्यक होता है। तो साथियों इस तरह से यह पंजिका हम तैयार कर सकते हैं, और इस पंजिका को बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिए, और जो भी जानकारी हम अंकित करें एकदम सही जानकारी अंकित करें, या हम सीधे शिक्षक से ही वो जानकारी को अंकित करवा लें, ठीक है। साथियों आप चाहें तो इन खंडों कालमों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले इस खंड का
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलें तो ये तीसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है, और ये चौथा। इस तरह साथियों आप इस पंजिका को तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफी उपयोगी लगा होगा। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।